नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर तारीख पर उलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई नहीं हो सकी है और अब मामला नवंबर के पहले हफ्ते तक टाल दिया गया है। यानी कि एक बार फिर से ओबीसी वर्ग को इंतजार और राजनीति की बहस को एक नया मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी का दावा है कि हम अदालत में मजबूती से पक्ष रख रहे हैं और 27% आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मामला अब सिर्फ अदालत में अटका है या फिर राजनीति की रणनीति में फंस गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ओबीसी को दिए जाने वाले 27% आरक्षण मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टॉप ऑफ द बोर्ड श्रेणी में रखते हुए 23 सितंबर 2025 से अंतिम सुनवाई करने का आदेश दिया था। लेकिन तब से अब तक मामले में सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिल रही है। आज फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में और वक्त देने की मांग रखी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर के पहले हफ्ते तक सुनवाई आगे बढ़ा दी। ये खबर आते ही मध्य प्रदेश में बयानों की बाढ़ सी आ गई। कांग्रेस नेताओं ने एक के बाद एक सियासी हमले शुरू कर दिए हैं। किसी ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए तो किसी ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाकर ही दम लेने की बात कही है। जो आरक्षण की बात है उसमें सरकार की नीति है कैसे तारीखें आगे बढ़े, टले, जीरा ही नहीं, डिसीजन तक जाए नहीं, समाज ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिले ही नहीं, ये सरकार की नीति। और इसीलिए 100 करोड़ रुपए वकीलों को दिए। मोहन यादव ने जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी मुख्यमंत्री जी ने, नाटक था, ढोंग था, हमारे को भी अपने पाप में उनके साथ लेने की कोशिश थी। दूसरी ओर बीजेपी अब भी अदालत में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने और ओबीसी को 27% आरक्षण की बात दोहरा रही है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ओबीसी समाज को 27% ही नहीं, उससे ज़्यादा भी आरक्षण देने के लिए तैयार हैं। तो ये अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिलना चाहिए वो मिलेगा। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला अब न्यायिक देरी और सियासी रणनीति दोनों का केंद्र बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में तारीखों का सिलसिला जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस मुद्दे ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी अपने वादे और प्रयासों का बचाव कर रही है। असल में आरक्षण का ये मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिबद्धता की परीक्षा बन चुका है और प्रदेश में ओबीसी वर्ग अपने हक में किसी फैसले का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने ओबीसी आरक्षण तारीख पे तारीख, और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं, फिर बाद में चर्चा शुरू करते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन वर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, अमित तावरे जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही अजय त्रिपाठी जी, जो कि स्वराज एक्सप्रेस से एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता सचिन जी आपसे है कि सरकार कैसे मुद्दे को लेकर, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या गंभीर नहीं है? जो तारीख पे तारीख जो फिल्मी डायलॉग था वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अब सच साबित होता नजर आ रहा है। और उमंग सिंघार तो ये तक कह चुके हैं कि ये तारीख तब तक बढ़ती रहेगी, टलती रहेगी जब तक सरकार चाहेगी। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इन आरोपों को आप? देखिए कपिल जी, जब किसी मुकदमे की सुनवाई होती है तो कोर्ट की कई मंशाएं होती हैं कि कौन से दस्तावेज वो सरकार ने फाइल किए हैं और जिसके आधार पर आरक्षण को 27% करने का जो सरकार का मत है उसको वो किसी भी तरह से सपोर्ट करता हो। तो ऐसे दस्तावेजों के संबंध में जब डिस्कशंस होते हैं तो कई बार ऐसा लगता है अधिवक्ता को या सरकार को कि ऐसे कुछ दस्तावेजों को फाइल करना इस केस के उचित न्याय के लिए, उचित निराकरण के लिए आवश्यक है। तो ऐसे में सुनवाई बढ़ती है और आपको वो अगर सुनवाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो उस 27% जो आरक्षण को बढ़ाए जाना है
उसकी मांग को पुख्ता करने के लिए बढ़ाई जाती है। उसका ये कोई आधार नहीं होता है कि हम उसको टालना चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम 27% ओबीसी को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो वो प्रतिबद्धता दिखाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 से जो है उच्चतम सीमा जो आरक्षण की वो तय कर रखी है। अब उनकी बिना अनुमति के या उनके आदेश के बिना ये संभव नहीं है कि उसको सचिन जी 2019 से मामला ये चला आ रहा है। 2025 में हाई कोर्ट ने भी तलब किया था पूरे मामले को लेकर। ये आपको समय जो पर्याप्त नहीं मिला दस्तावेज तैयार करने के लिए। आपकी सरकार पहले शिवराज सिंह चौहान रहे, अभी मोहन यादव साहब हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? देखिए कपिल जी, जो जनगणना हुई थी जातिगत रूप से वो 2011 में हुई थी, जिसके आंकड़ों को भी कांग्रेस की सरकार ने कभी सार्वजनिक नहीं किया था। तो अब जो है करीब काफी समय निकल गया है, 12-13 सालों का जो गैप हो चुका है उस बीच में, तो कई आंकड़े बदल चुके हैं, कई जगह की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो उन सब आधारों पर ही आरक्षण तय किया जाएगा। तो अब इन सब बातों को लेकर जिस तरह से पहले इलेक्शन के समय, नगरीय निकाय के चुनाव के समय जिस तरह से रोस्टर बनाया गया था और दस्तावेज सबमिट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी के आधार पे कई रिपोर्टें बनाई गई है और वो न्यायालय में सबमिट की गई है। तो अब न्यायालय में सबमिट करने के बाद में अब उस पर निराकरण होगा, उस पर सुनवाई की जाएगी, इसलिए इसमें ज्यादा लंबी डेट्स नहीं लग रही। साहब 22 सितंबर को सुनवाई होना थी, तो आपने जो सामान्य वर्ग के जो वकील थे उनको दस्तावेज एक दिन पहले मुहैया कराया 15,000 पन्नों का। उन्होंने कहा कि हमें समय चाहिए, तब डेट टल गई। कल कहा तो कल आपके सॉलिसिटर ने कहा कि हमें और समय चाहिए, 9 अक्टूबर की तारीख तय कर दीजिए। 9 अक्टूबर की तारीख तय कर दी, उसमें अभी और भी समय चाहिए। अब नवंबर के जो है सप्ताह में ये पहुंच गया है पूरा मामला। चलिए खैर, आपसे दोबारा मुखातिब होऊंगा, सीधा रुख करूंगा कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे साहब का। अमित जी, क्या लगता है आपकी सरकार में ये 2019 में पूरा ओबीसी आरक्षण को लेकर कवायद शुरू की गई थी, लेकिन अब तक जो है ओबीसी वर्ग को न्याय नहीं मिल पाया है। कभी कांग्रेस के पास कांग्रेस की सरकार रहती है, कभी बीजेपी की सरकार रहती है। ओबीसी आरक्षण को तो एक फुटबॉल की तरह इस पाले से उस पाले में फेंका जा रहा है। क्या लगता है कि उस समय के आपके जो महाधिवक्ता थे उनकी कमी थी जो आज ओबीसी वर्ग को न्याय नहीं मिल पा रहा है? और कांग्रेस की जो तारीख पे तारीख आप कह रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में आप भी शामिल थे, तब ये मुद्दे सब तय क्यों नहीं हुए थे अमित जी? सबसे पहले तो बीजेपी प्रवक्ता ने जो कहा कि कांग्रेस ने 2011 की जो जनसंख्या है वो सार्वजनिक नहीं करी थी, ये एक सरासर झूठ बात है। 1 मार्च 2011 को जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसमें 62 करोड़ के आसपास पुरुष थे और 58 करोड़ के आसपास महिलाएं थी। तो सबसे पहले तो ये जो सफेद झूठ भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई ने बोला है, ये स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात ये है कि ये तो जातिगत जनगणना का ही विरोध करते थे। जब राहुल जी और कांग्रेस के लोग बात करते थे तो अर्बन नक्सलाइट कहते थे, लेकिन इनको पूरी देश की जनता के आगे और विपक्ष के आगे झुकना पड़ा। तीसरी बात यह है कि आज पंच से लेकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है और हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है। आप यदि याद करेंगे, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय भी पिछड़ा वर्ग के लिए जो न्याय की लड़ाई लड़नी थी वो प्रस्ताव पूरा तैयार हो गया था, लेकिन जैसे उमा भारती जी आई वो ठंडे बस्ते में चला गया। फिर बाबूलाल गौर साहब आए, शिवराज सिंह चौहान साहब आए। 2018 तावरे जी आप ये बताएंगे? मेरे बीच में बिल्कुल नहीं बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, मैं इस तरीके से बहस नहीं करूंगा। नहीं, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। अभी आपने बोला कि मैंने सरासर झूठ बोला है, तो आप ये बता दीजिए 2011 के जातिगत आधार पर ओबीसी कितने हैं मध्य प्रदेश में, आप बता दीजिए। कपिल जी, आप इनका माइक जो है म्यूट करा दीजिए। 2000 के आपके आंकड़ों के हिसाब से सचिन जी सुन लेते हैं, एक बात सुन लेते हैं, आपको मौका मिलेगा। सचिन जी एक बार सुन लेते हैं, उन्होंने आपको शांति से सुना, थोड़ा सा उनको भी आप सुन लीजिए। जहां आपको कोट करना होगा मैं आपको समय दूंगा। सचिन जी तावरे जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं हमारे, यदि आप इस तरीके से हरकत करेंगे तो ठीक नहीं। चलिए तावरे जी बात को कंटिन्यू कीजिए। दूसरा मेरा ये कहना है, 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो हमारी निष्ठा थी, हमारी प्रतिज्ञा थी, हमने विधानसभा में कानून पास कराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराया, उससे लेके आज तक क्या परिस्थिति है? आखिर ऐसा क्यों होता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो पिछड़ा वर्ग आरक्षण का जो मामला है वो अधर में लटक जाता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूं।
इनकी जो मूल विचारधारा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वो ही आरक्षण के खिलाफ है। आप बताइए, कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख कभी कोई पिछड़ा व्यक्ति बना, कभी कोई दलित व्यक्ति बना, कभी कोई आदिवासी व्यक्ति बना? तो जिनका मूल संगठन ही इस विचारधारा के खिलाफ हो तो ये तो लटकाएंगे ही। और आखिर कोर्ट की फटकार किसको लग रही है? कोर्ट के हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो जब ये बोलते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप बहस करना ही नहीं चाहते हैं। 12 अगस्त में भी जब पेशी हुई थी तो सरकार को फटकार पड़ी थी, अभी भी जब हुई तो फटकार पड़ी। तो ये सारी चीजें स्पष्ट हैं, ये लोग सिर्फ मामले को लटकाना चाहते हैं। तांवरे जी, जब सर्वदलीय बैठक होती है मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ, तो आपके तमाम नेता पीसीसी चीफ से लेकर उमंग सिंघार तक सब बैठते हैं, गलभैया डाले मिलते हैं और मामला सेटलमेंट हो जाता है कि चलिए अब लाभ मिलेगा। वहां पे आप ये जो यहां डिबेट्स में आके बोलते हैं, वहां पर क्यों नहीं बोलते हैं? और बाहर आके आप सरकार के खिलाफ जो अनर्गल बोलना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर भी तो विरोध दर्ज कराइए ना पहले। देखिए, पहली बात तो यह है, सर्वदलीय बैठक जब होती है जब किसी विषय को लेकर गतिरोध होता है। और आज जब मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष के होने के नाते आपको जो भी सहयोग चाहिए वो पार्टी देगी। लेकिन सरकार का पक्ष, अभी सरकार में कौन है, किसके पास ज्यादा अधिकार हैं, किसके वकील नियुक्त हैं? हमारे तो पीसीसी प्रेसिडेंट ने बोला, और इस पेशी में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे अपने वकीलों के साथ जी। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये नहीं हो पा रहा है तो वो बोल दे, वो कांग्रेस और उसके जितने भी हमारे वकील हैं वो लड़ाई लड़ेंगे। त्रिपाठी जी, क्या लगता है जिस तरीके से तारीख पे तारीख, आज सुप्रीम कोर्ट जो है पहले 22 सितंबर हुई, फिर 8 अक्टूबर हुई, फिर 9 अक्टूबर हो गई, अब जो है नवंबर माह में फैसला चला गया है, आखिर लेट लतीफ की वजह क्या माने त्रिपाठी जी? क्या इंतजार किया जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव का? देखिए, निश्चित रूप से इसमें सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो, जैसा कि सचिन जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का अपना सिस्टम होता है, उसको सारे दस्तावेज देखने पड़ते हैं, खंगालने पड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती, ये विषय अब तक निपट चुका होता। बहुत सिंपल सी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे, अभी अमित जी कह रहे थे कि जब दिग्विजय सिंह जी थे वो लाए तो उसके बाद उमा भारती आ गई, अरे और फिर दिग्विजय सिंह के बाद जो कमलनाथ जी आए वो लाए, उसके बाद अचानक सरकार बदल गई। आप आखिरी दांव क्यों खेलते हो भाई? दिग्विजय सिंह को पूरे 10 साल तक दलित एजेंडा याद रहा, और आखिरी दांव में जब उमा भारती को आना था या उमा भारती आने वाली थी तब आपको ओबीसी याद आ गए। कमलनाथ जी को सारी चीज़ें याद रहीं, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर आप एक कैविएट भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में दायर नहीं कर पाए। बाकी आपको सब याद रहा कि कैसे जाती हुई सरकार, जब हार्स ट्रेडिंग शुरू हो गई थी तब जाती हुई सरकार को यह याद था कि चीफ सेक्रेटरी को बदलना है, सुधीर रंजन मोहंती को हटा के किसी को और को लाना है, महिला आयोग में नियुक्ति करना है, वो सब याद रहा सरकार को। लेकिन सरकार को ये याद नहीं रहा कि कैविएट दायर कर दें ताकि भैया स्टे न मिलने पाए। बहुत सारे साधन होते हैं, सरकार सुपर पावर होती है, ऐसा दिग्विजय सिंह कहा करते थे। उसके बाद सुपर पावर होने के बाद भी अगर इस तरह के तर्क होंगे, अभी भी मुझे लग रहा है कि दोनों अगर इच्छा शक्ति वास्तव में है कि हमको ओबीसी को आरक्षण देना है, तो दोनों पार्टियां मिलकर के और समाज के जो लोग बैठे हैं उनके साथ मिलकर के ये तय हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह बहस की जाए, ताकि पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो एजेंडा है इनका, वो अगर खत्म कर देंगे तो मुझे लग रहा है इसका फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। तावरी जी, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे अजय त्रिपाठी के जवाबों पर? अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए शायद। हेलो, अब आवाज आ रही है? आ रही आवाज जी। देखिए, अजय जी का स्नेह तो हमको बहुत कम मिलता है, हमारे वरिष्ठ हैं, लेकिन उनका प्रेम स्नेह हम लोगों को कम मिलता है। उनको 10 साल दिग्विजय सिंह जी के तो याद हैं, लेकिन 20 साल भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी यदि वो 2 शब्द कह देते तो मुझे और पिछड़ा वर्ग को बहुत अच्छा लगता। बात यह है कि हम लोग कम से कम लेकर तो आए। अमित जी, वो तो खामियां गिना रहे हैं, कसीदे थोड़ा पढ़ रहे हैं। आपकी सरकार में खामियां थी, उन्होंने रखा है एक पत्रकार के होने के नाते। हमको पता नहीं था ना, हो सकता है अजय जी को पता हो कि ये सरकार सिर्फ 15 महीने चलेगी। कमलनाथ जी को और हमको तो ये पता था कि 5 साल सरकार चलेगी, और यदि 5 साल सरकार चलती तो निश्चित तौर पर आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन सवाल तो वही है ना कि अंतिम दौर में क्यों याद आती है, जब आपका पूरे पावर में आप रहते हैं। आप ये बात उनसे पूछिए जिनकी 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। सही विपक्ष तो अमित जी
सही विपक्ष तो हमारे वही है ना नेताओं ने क्यों करी? जो अपने प्रदर्शनों से लेकर अपने धरनों से लेकर जो है देखिए, सरकार को सही एक- दिशा में कपिल- लाए। कपिल- आप हाँ देखिए दोनों सरकारों में वही समस्या होती है, वही आपकी बात भी कही, क्योंकि आपने विषय उठाया था इसलिए मैंने आपको जवाब दिया। दूसरा, अब अगर इनकी बात कर रहे हैं तो इनके भी समस्या ये देखिए, मैं आपको सुनाऊं, आप लोग हम लोग सब गवाह हैं कि जब हाई कोर्ट ने इस मामले को लिया उस समय मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियां चल रही थी, उस पर स्टे लगा। सबसे पहले 27% आरक्षण के साथ भर्तियां करने का निर्णय हुआ, उस पर स्टे लगा। सरकार के तत्कालीन जो अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी कि नहीं साहब, सिर्फ मेडिकल एजुकेशन जहां भर्तियां हो रही हैं हाई कोर्ट का स्टे, बाकी पर कोई स्टे नहीं हो सकता, आप कर सकते हैं। क्या यार अविवेकपूर्ण चिट्ठी थी आपके अटॉर्नी जनरल की, जो आज बड़े हाई कोर्ट के जज बने बैठे हैं, और सरकार ने उसको मान लिया, सरकार ने बाकी में लागू कर दिया। हम जैसे अनपढ़ लोग जो लॉ के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको पता है कि अगर किसी एक विषय पर अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी कोर्ट स्टे देती तो उससे जुड़ा दूसरा विषय होगा, उस पर स्टे अपने आप मिलेगा। तो ये जो विषय था। तीसरा, आप वही बात फिर करते रहे, आपको पास डाटा ही नहीं था कोई ऑफिशियल, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा, अब तो फिर वापस आ गए, फिर आपने बिसेन कमेटी बना दी, उसने आनंद फानन में जो दिया, उन तथ्यों को जस्टिफाई करने की कोशिश सरकार स्तर पर बीजेपी में भी नहीं हुई। मैं दोनों की बात कह रहा हूं अमित जी। दिग्विजय सिंह जी ने प्रयास शुरू करा 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 तक ये सरकार क्यों सोती रही? किसकी जिम्मेदारी है? आज पंच से लेकर प्रधानमंत्री किस पार्टी का है? आज लड़ाई कोर्ट में जो हो रही है हमारे प्रयास की वजह से हो रही है ना, इन्होंने तो शुरुआत भी नहीं करी थी। अमित जी, जो साला आप गिना रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छा विपक्ष वही होता है जो सरकार को सही दिशा में चलाने के लिए अपने जो विपक्ष की भूमिका निभाए, धरना प्रदर्शन करे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का विपक्ष ही कमजोर था, तब तो सरकार को जो है इतना फ्री हैंड छोड़ दिया गया, ऐसा मेरा मानना है। ये भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जिसके प्रमुख नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। तो ये इनसे बोलने की आवश्यकता है, इनसे पूछने की आवश्यकता है। और एक बार फिर मैं स्वराज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर और सड़क पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की लड़ाई लड़ेगी, और जब हमारी सरकार बनेगी निश्चित तौर पर हम इसको लागू करेंगे। सचिन जी, बड़े आरोप लग रहे हैं। 18 साल 22 साल से ज्यादा का शासन कर लिया आपकी पार्टी ने, उसके बाद भी जो है इस तरह की तस्वीर के ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रयासरत जो है दिग्विजय सिंह की सरकार से चले आ रहे थे। क्या ये समय कम पड़ गया? आखिर खामियां रही, कहां रही? क्या आप नहीं चाहते, आपकी मंशा नहीं है कि ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिले? देखिए, मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी, कांग्रेस उस पर 13 साल जो है बैठी रही, उसको लागू नहीं होने दिया। जब जनता दल की भाजपा समर्थित सरकार आई तब मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। महाजन आयोग जो है कांग्रेस ने जो है बनाया था, उसकी रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकार ने कभी उसको सदन में पेश नहीं होने दिया, उसको कभी लागू नहीं होने दिया। आज जो है अगर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अगर दर्जा मिला हुआ है तो ये सब भाजपा के शासन में संभव हो पाया है। 60 साल जो कांग्रेस जो है सत्ता में रही केंद्र में, लेकिन इन्होंने उसको संवैधानिक दर्जा भी नहीं लागू होने दिया। तो ये जो संविधान की बात करते हैं, संविधान की किताब लेके घूमते हैं, ये एक्चुअल में आरक्षण के विरोधी हैं। और इन्हीं की नेता जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ही नारा दिया था जातनावाद की जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो ये जात पात की जो बातें कर रहे हैं, अब इन्होंने जो लिया है, जो ट्रंप की तरह ओ टर्न जो लिया है, वो राहुल गांधी ने लिया है। राजीव गांधी भी ये बोलते रहे कि हम जो है जातिगत रूप से जो है आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। तो जो आरक्षण अगर यहाँ ओबीसी को अगर आज 14% भी जो मिल रहा है, वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि भाजपा की सरकार। सचिन जी, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा, कहीं ये डर तो नहीं सता रहा कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो सामान्य वर्ग से आता है? अगर 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया तो कोई ऐसा तो नहीं कि सवर्ण वर्ग का जो है वोट बैंक आपसे नाराज हो जाए, इसलिए लेट लतीफी हो रही है? सोच समझ कर फैसला लिया जा रहा है।
कपिल जी, जो नेता कमरे में जातिगत जनगणना करते हैं, जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ तो ओबीसी के प्रत्याशी जो थे वो भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा लड़वाए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा ने जो है ओबीसी के प्रत्याशी ज्यादा दिए कांग्रेस से। तो हम जब उनको सशक्त करने की बात आती है तो भाजपा आगे आती है। आज ओबीसी प्रधानमंत्री बने हुए हैं हमारे माननीय मोदी जी, आज ओबीसी के सीएम हैं मध्य प्रदेश में। कांग्रेस एक सीएम नहीं दे पाई, जो आज ये बात कर रहे हैं कि 50% से ज्यादा ओबीसी मध्य प्रदेश में है, एक सीएम ओबीसी नहीं दे पाई कांग्रेस। तो जब सशक्त करने की बात आती है ओबीसी को, तब कांग्रेस कहीं गायब हो जाती है। और आज जब भाजपा उनके लिए प्रयासरत है और हमने अपना निर्णय जो है बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो कांग्रेस उसको राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। चलिए सचिन जी को समय का अभाव है, सीधा अजय त्रिपाठी सर के पास जाऊंगा। अजय त्रिपाठी जी, क्या लगता है कौन सी सरकार दोषी है? क्योंकि दोनों ही सरकार में ओबीसी आरक्षण की बात हुई है, लेकिन आरक्षण अभी तक मिला नहीं है। लगातार कोर्ट में वाद विवाद चल रहा है, तो आखिर कौन सी पार्टी दोषी नजर आती है, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, देखिए, दोष दोनों का नहीं है, दोनों अपने पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, उनका धर्म है दोनों का। दोनों बस इतना था कि अगर दोनों पार्टियां इसको टेक्निकल ढंग से डील करती तो बहुत ज्यादा चाहे कि देखिए, जो 2011 के सेंसस की बात कर रहे थे अमित जी, वो सचिन जी ने उसका जवाब अलग ढंग से दिया। 2011 के सेंसस के वो आंकड़े तो जारी हुए थे, उस समय जाति जनगणना कराई गई थी, उसके आंकड़े जारी नहीं हुए। अमित जी का कहना ये था, उस पर आपने कर दिया। महाजन कमीशन दिग्विजय सिंह के समय पर लागू हुआ, उसकी रिकमेंडेशंस विधानसभा में बहस होनी थी, विधानसभा में रिपोर्ट नहीं आई। तो और फिर उसके बाद आपने बिसेन कमेटी बना दी, बिसेन कमेटी का जो संवैधानिक दायित्व दर्जा क्या था उसको आपने क्लियर नहीं किया। तो टेक्निकल इशू, सुप्रीम कोर्ट जो अटक रहा है मामला, वो सिर्फ टेक्निकल मुद्दों पर अटक रहा है। टेक्निकल मुद्दे अगर आपके तकनीकी रूप से साफ होते तो बाकी राज्यों, कई राज्यों में 52% 50% की सीमा का आरक्षण क्रॉस कर गया है। और अभी हमारे यहाँ भी देखिए ना, हमारे यहाँ जो 50% आरक्षण है मध्य प्रदेश में, शायद ये जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि अलीराजपुर झाबुआ में वो रेशियो अलग है, मुरैना श्योपुर में वो रेशियो अलग है, वहाँ ओबीसी का आरक्षण ज़्यादा है, वहाँ एसटी का कम है, एसटी का कम है। तो ऐसा व्यवस्था हो सकती है, बस ये कि तकनीकी रूप से थोड़ा सा सक्षम हो। लेकिन आज का जो संदेश गया, भले ही थोड़ा सा किसी को ठीक ना लगे मेरी बात, लेकिन ये है कि आज जिस तरह से तारीख बढ़ाई गई, उससे ये मैसेज जा रहा है कि शायद पार्टियां इंतजार कर रही हैं कि बिहार चुनाव हो। अच्छा जी, एक सवाल और है, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा। इस नतीजे का, सुप्रीम कोर्ट का जो तारीख पे तारीख नतीजे आ रहे हैं, फैसला नहीं हो पा रहा है, इसका बिहार चुनाव पर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है? वही मैंने कहा ना कि देखिए, जनता में जो मैसेज गया है जी, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी, सॉलिसिटर जनरल साहब की प्रॉब्लम क्या थी, आपने कल वकील क्यों बदला, एक डीएमके जो नॉन हिंदू पार्टी मानी जाए उसके वकील को क्यों हटाया, आपने 5 लाख का पेमेंट वकीलों को क्यों किया, वो सारे अलग विषय हैं। और अमित जी के, कमलनाथ जी कहते रहे या दिग्विजय सिंह ने आज जो बात कही, उमंग सिंगार जी बात कह रहे हैं, सब सही है। लेकिन आज जो हम जैसे आम मतदाता के पास, आम नागरिक के पास संदेश गया, वो हमारे दिमाग में यही संदेश गया कि सब ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह बिहार चुनाव हो जाए, फिर इस पर बात होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है बिहार चुनाव के मद्देनजर ये फैसला देखा जा रहा है कि अटकाया जा रहा है। हालांकि ये जो है दिखना होगा कि तारीख कौन सी होगी। फिलहाल की इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए अजय त्रिपाठी जी आपका, तामरी जी आपका, साथ ही वर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में मसला ओबीसी आरक्षण का लटका हुआ है, वो आखिर कब फाइनल मुकाम तक पहुंचेगा, और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है, और जो तमाम ओबीसी वर्ग के समुदाय के लोग हैं, वो इस आरक्षण को जो है कब तक जो है किस तरह की बहस होगी, कब तक जो इसको अमली जामा पहनाने में कामयाब होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।